रिडॉक्स रिएक्शन में एक पदार्थ का उपचयन हो रहा है, दूसरे का अपचयन हो रहा है, एक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है। तो जिस वजह से ये हो रहा है, ऐसे एजेंट्स को हम लोग, ऐसे पदार्थों को जिनके कारण यह हो रहा होता है, ऐसे पदार्थों को हम लोग एजेंट बोलते हैं। दो तरीके के एजेंट होते हैं, पहला होता है हमारा ऑक्सीकारक या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वह पदार्थ जो उपचयन के लिए ऑक्सीजन देता है या अपचयन के लिए हाइड्रोजन को हटाता है, ऑक्सीकारक कहलाता है। कोई भी पदार्थ जो ऑक्सीजन दे रहा हो या फिर आपका हाइड्रोजन को हटा रहा हो, एक लड़का जो आपको गंदी आदतें दे रहा हो या फिर आप में से अच्छी आदतें ले रहा हो, वो क्या होगा, आपके बिगड़ने के लिए, बिगड़ने का कारण होगा। तो ऐसे पदार्थ को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल देते हैं। दूसरा होता है हमारा अवकारक या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। वह पदार्थ जो ऑक्सीजन के हटने के लिए उत्तरदायी होता है अथवा उपचयन के लिए हाइड्रोजन देता है, अवकारक कहलाता है। वह पदार्थ जो रिडक्शन के लिए हाइड्रोजन दे, मतलब अच्छी आदतें दे किसी बच्चे में या फिर बुरी आदतें ले ले, इसका मतलब है वो किस लिए, सुधरने के लिए आपका एक कारण बन गया। तो इस कारण को हम लोग क्या कह देते हैं, अवकारक कह देते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट कह देते हैं। उपचयन अपचयन होता तो जरूर है, लेकिन किसके कारण होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के कारण। जो ऑक्सीजन दे या फिर हाइड्रोजन ले ले वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो हाइड्रोजन दे या फिर ऑक्सीजन ले ले वो रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे यहाँ जो हमारी एक रिएक्शन है, ये CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O। ये जो हमारी रिएक्शन है, इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा CuO जो था, इसके पास पहले ऑक्सीजन था, इसने रिएक्शन करा हाइड्रोजन के साथ और हम लोगों को क्या मिल गया, Cu मिल गया, साथ में H2O मिल गया। यहाँ जो ऑक्सीजन था, यह ऑक्सीजन यहाँ से निकल गया और हम लोगों को जो पदार्थ मिला वह क्या मिला, Cu मिला। इसका मतलब इसका अपचयन हो गया, ये अपचयित पदार्थ हो गया। ये कैसा पदार्थ हो गया, अपचयित पदार्थ, क्योंकि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया, इसका रिडक्शन हो गया, तो ये रिड्यूस्ड सब्सटेंस हो गया हमारा। H2 था, इसके पास पहले ऑक्सीजन नहीं था, आपकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन होने के बाद आपका H2O मिल गया और H2O मिलने का मतलब क्या है कि इसका जो है ऑक्सीडेशन हो गया और ऑक्सीडेशन होकर हम लोगों को क्या मिला, H2O मिला। तो ये हमारा ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस हो गया। इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने करवाई, CuO ने। इसके पास तो पहले से ऑक्सीजन थी ही नहीं, इसको किसने प्रोवाइड करवाई, CuO ने, और इससे ऑक्सीजन किसने ली, H2 ने। तो इसका मतलब CuO जो है आपका, ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या फिर आपका ऑक्सीकारक है, और H2 जो है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने ऑक्सीजन ले ली, या फिर आपका अवकारक है। यही बात नीचे लिखी है। यहाँ उपरोक्त उदाहरण में CuO कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में उपचयन होता है, अतः CuO कॉपर ऑक्साइड अपचयित पदार्थ है। चूंकि CuO उपचयन के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, जिससे हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होता है, अतः कॉपर ऑक्साइड ऑक्सीकारक है। वही बात लिखिए कि CuO जो है आपका ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन जो है ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इसने उसमें से ऑक्सीजन निकाल ली है, आपका अवकारक है। H2 हाइड्रोजन जल H2O में ऑक्सीकृत होता है, अतः एवं यह ऑक्सीजन के CuO से हटने के लिए उत्तरदायी है। H2 एक अवकारक है, हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन निकालने के लिए उत्तरदायी है, तो ये क्या है, अवकारक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली, समझ ली, लेकिन मेन बात है एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एग्जाम में आपसे एक सारांश पूछा जाएगा, कंक्लूजन पूछा जाएगा, आपको एक इस प्रकार की रिएक्शन दे दी जाएगी, कोई भी रिएक्शन दी जा सकती है, और रिडॉक्स रिएक्शन, और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें उपचयित पदार्थ कौन सा है, अपचयित पदार्थ कौन सा है, ऑक्सीकारक क्या है, अवकारक क्या है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, सारांश के रूप में लिखेंगे, कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, इतना बड़ा आप नहीं लिखेंगे। कैसे, इस वाली रिएक्शन में देखिए CuO H2 के साथ रिएक्ट कर रहा है और हम लोग को Cu प्लस में H2O मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या है, CuO ने H2 के साथ रिएक्ट करा, तो यहाँ हम लोग को H2 किस में चेंज हो गया, H2O में चेंज हो गया। इसका मतलब H2 हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, आपका ऑक्सीडेशन हो गया। तो इसका मतलब उपचयित पदार्थ क्या है, हमारा H2 है। पहले इसके पास ऑक्सीजन नहीं था, अब इसके पास ऑक्सीजन है, तो उपचयन किसका हुआ, H2 का हुआ। तो उपचयित पदार्थ कौन हो गया, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस कौन हो गया, हाइड्रोजन हो गया। दूसरा हमारा अपचयित पदार्थ रिड्यूस्ड सब्सटेंस कॉपर ऑक्साइड था, इसके पास पहले ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने के बाद इसके पास ऑक्सीजन नहीं बचा। तो इसका मतलब ये कैसा पदार्थ हो गया, अपचयित पदार्थ हो गया, क्योंकि इसका अपचयन हुआ, इसका रिडक्शन हुआ। तो हमारा अपचयित पदार्थ हो गया कॉपर ऑक्साइड। ऑक्सीकारक, ऑक्सीजन प्रोवाइड किसने करवाई, ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाई CuO ने, क्योंकि ऑक्सीजन इसी के पास थी, तो ऑक्सीजन इसी ने प्रोवाइड करवाई। तो इसका मतलब ये आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, फिर ऑक्सीकारक हो गया CuO। और आपका रिड्यूसिंग एजेंट जिसने ऑक्सीजन को निकाला, किसने ऑक्सीजन को निकाला,
हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को निकाला तो इसका मतलब ये आपका अवकारक हो गया। किसी भी पेपर के अंदर आपसे पूछा जाएगा कि इस तरीके से बताइए, तो आप ऐसे ही डायरेक्टली इस तरीके से लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। उपचयन का प्रभाव हमारा अगला टॉपिक है। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी हैं, खाने का सड़ना, लोहे का जंग लगना, ये सब किसके उदाहरण होते हैं? ऑक्सीडेशन के उदाहरण होते हैं, उपचयन के उदाहरण होते हैं। कैसे? हमारे दैनिक जीवन में ऐसी बहुत सी अभिक्रियाएं हमारे आसपास होती रहती हैं जिसमें से धातुओं का संक्षारण एवं खाद्य पदार्थों का विकृत गंधित हो जाना सामान्य उदाहरण है, जो उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव से होता है। हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका कारण कौन होता है? आपका उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन मैं बोलूं तो आपका कोई अच्छी चीज नहीं होती है। जो ऑक्सीडेशन होती है किसी भी धातु के साथ, किसी भी अधातु के साथ ये होती है, तो ये जनरली उस धातु अधातु को खराब करती है, और ये होती रहती है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में। जिसके 2 मुख्य कारण या फिर 2 मुख्य आपका एग्जाम्पल जो हम लोग जानते हैं, एक है हमारा संक्षारण और दूसरा है विकृत गंधिता। पहले हम लोग संक्षारण को पढ़ लेते हैं, कोरोजन को पढ़ लेते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के संपर्क में आकर धातु की सतह धीरे धीरे ह्रास होने लगती है, इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। अथवा वह प्रक्रिया जिसमें हवा, जल एवं नमी के अभिक्रिया कर किसी धातु की सतह संक्षारित हो जाती है, तो ऐसी प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। कभी भी जब हम सबको पता है हवा है, हवा के अंदर ऑक्सीजन होगी, नमी होगी, तो कभी भी किसी भी धातु की सतह जब उस हवा के अंदर नमी के साथ और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाती है, अभिक्रिया कर जाती है, उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, उपचयन हो जाता है, और उपचयन होने के कारण वह संक्षारित हो जाती है। संक्षारित मतलब गलने लग जाती है। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण एवं जंग लगना दोनों अलग चीजें हैं। जंग लगने से लोहे जैसी धातु की सतह संक्षारित हो जाती है। बच्चे कोरोजन की कभी भी बात आती है, बच्चे समझते हैं जंग लगना और कोरोजन या फिर संक्षारण एक ही चीज है। असल में संक्षारण जो है एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। जो जंग लगना है वो उसका एक एग्जाम्पल है छोटा सा, कि अगर आपसे कभी भी पूछा कि संक्षारण को आप कैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे, उदाहरण के थ्रू समझाएंगे, तो आप समझा सकते हैं कि जंग लगना जो है, किसी भी लोहे के पदार्थ पर जंग लग जाती है, ये किसका कारण है? आपका संक्षारण का कारण है, क्योंकि उस लोहे के पदार्थ का ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन हो गया, हवा के अंदर जो नमी थी वो उस लोहे की सतह के साथ रिएक्शन कर गई, अभिक्रिया कर गई, और वो गलने लग गया, उस पर जंग लग गई है। किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है। उपचयन के कुछ और उदाहरण है। चांदी का काला होना, तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, लोहे में जंग लगना आदि। चांदी आप लोगों ने देखा होगा, चांदी रखे रखे काली पड़ जाती है। काली क्यों पड़ती है? क्योंकि इसका संक्षारण हो गया, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीजन ने इसके ऊपर आपका अटैक कर दिया, इसके ऊपर हमला कर दिया, जिसकी वजह से इसका उपचयन हो गया, और उपचयन होने के कारण यह संक्षारित हो गई है, काले रंग की पड़ गई। तांबे पर हरे रंग की परत चढ़ना, जो तांबा होता है अगर आप इसको हवा में रख देंगे, आपको देखने को मिलेगा जो तांबा है वह हरा पड़ने लग जाएगा धीरे धीरे करके। तो ये क्यों होता है? ये भी संक्षारण के कारण होता है, कोरोजन के कारण होता है, क्योंकि उसके ऊपर ऑक्सीजन अपना अटैक कर रहा होता है और ऑक्साइड बना रहा होता है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी का नाम सब लोगों ने सुना है, अमेरिका का बहुत बड़ा एक स्टैचू है। ये जो है आपका हरा पड़ गया है, क्यों पड़ गया है? तांबे का स्टैचू है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन हो होके ये जो है आपका हरा पड़ गया है। ये किसका उदाहरण है? संक्षारण का उदाहरण है, क्योंकि तांबे से बना हुआ है, इसके ऊपर संक्षारण हुआ और ये हरा पड़ गया। अब संक्षारण इसका मतलब है चीजों को खराब करता है, उनका रंग खराब कर देता है, उनको जंग लगा देता है, तो संक्षारण अच्छी चीज तो है नहीं। तो इससे बचाव होते हैं कुछ, प्रिवेंटिंग कोरोजन, कि हम लोग इससे बचाव कैसे कर सकते हैं। संक्षारण से बचाव की निम्न विधियां हैं। पहली, जस्तीकरण कर दीजिए। धातु की सतह को पेंट करके, जो धातु होती है उसकी सतह को आप पेंट कर दीजिए। जब वो ऑक्सीजन की डायरेक्टली कांटेक्ट में आएगा ही नहीं तो वो होगा भी नहीं। धातु की सतह पर तेल लगाकर या ग्रीस लगाकर, हम लोग तेल लगाते हैं फिर ग्रीस लगाते हैं। क्रोम की परत चढ़ाकर, क्रोम क्या होता है? क्रोम एक तरीके का सब्सटेंस होता है जिसकी परत चढ़ाई जाती है। आप लोगों ने देखा होगा गाड़ी के हैंडल वगैरह जो होते हैं, अभी बम्पर जो होते हैं, अच्छे खासे चमक मार रहे होते हैं, बिल्कुल आपका स्टील की तरह। वो स्टील के नहीं होते हैं, वो लोहे के होते हैं, उनके ऊपर क्रोम की परत चढ़ाई जाती है। धातु की सतह को हवा के संपर्क में न आने देकर हम संक्षारण से बचाव कर सकते हैं। इन चारों ही प्रोसेसेस में हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी भी तरीके से जो धातु की सतह है और जो हवा है, उन दोनों के बीच में एक दीवार लगा रहे हैं, जिससे ये दोनों आपस में संपर्क में ही ना आए। और जब संपर्क में आएंगे ही नहीं तो आपका उपचयन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन नहीं होगा, तो संक्षारण भी नहीं होगा। तो किसी भी धातु को हम लोग हवा के संपर्क में ना आने देकर उससे बचाव कर सकते हैं। पहला हम लोगों ने प्रोसेस पढ़ा था जस्तीकरण। जस्तीकरण होता क्या है? किसी धातु की सतह पर विद्युत लेपन द्वारा जस्ते की पतली परत चढ़ाने की प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं।
कभी भी जो हमारा कोई भी धातु होती है उसके ऊपर हम लोग क्या करते हैं, विद्युत के लेपन के थ्रू जिंक की एक पतली सी परत चढ़ा देते हैं और इसी प्रोसेस को हम लोग जस्टीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। विद्युत का मतलब क्या है, विद्युत का लेपन का मतलब होता है हम लोग विद्युत के थ्रू फ्लो करवाते हैं, वो करंट के साथ फ्लो करती है जिंक जो होती है, और वो लोहे की सतह पे किसी भी धातु की सतह पर चढ़ जाती है, इससे वो संपर्क रोक देती है हवा और उस धातु का। तो इस प्रोसेस को हम लोग गैल्वेनाइजेशन या फिर जस्टीकरण कहते हैं। दूसरा हमारा उदाहरण है विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी। हम सब लोगों ने देखा होगा, आप कभी स्कूल में पराठा लेकर गए हो आलू का या फिर कोई सा भी पराठा, 3-4 दिन तक आप उसे बैग में से मत निकालिए, चौथे दिन आपको उसमें से बहुत गंदी बदबू आती हुई दिखेगी, वो सड़ जाएगा। कोई भी खाद्य पदार्थ होता है, इसको आप 3-4 दिन रख लीजिए, आपको क्या देखने को मिलेगा, जो पदार्थ होता है खाने का वो सड़ जाता है। ये किस वजह से होता है, क्योंकि उसका विकृत गंधित हो जाता है, वो रेंसिड हो जाता है। भोजन में उपस्थित वसा एवं तेल का वायुजनित उपचयन जिससे उसका स्वाद एवं गंध बदलकर बदबूदार हो जाता है, भोजन का इस प्रकार खराब होना विकृत गंधिता कहलाता है। कोई भी प्रोसेस जिसके कारण आपका खाने के अंदर उपस्थित वसा यानी फैट्स और तेल यानी ऑयल्स, फैट्स और ऑयल्स के साथ हवा के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाता है, अभिक्रिया कर जाता है और उस खाने को खराब कर देता है, रेंसिड कर देता है। इसी प्रोसेस को हम लोग विकृत गंधिता कहते हैं। वसा अथवा तेल में तैयार किया गया खाद्य पदार्थ जैसे सब्जी, चिप्स तथा भुजिया आदि को विकृत गंधित होने से खराब कर देता है। होता है क्या है, कभी भी अगर ये आपका विकृत गंधित हो रहा होगा कोई भी पदार्थ, तो जो हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होगी वो उस खाने को खराब कर देगी, उस खाद्य पदार्थ को बिल्कुल खराब कर देगी। उपचयित खाद्य पदार्थ का स्वाद बदल जाता है, उसका जब खाना ही खराब हो गया तो उसका स्वाद भी बदल जाता है। विकृत गंधित भोजन खाने योग्य नहीं होता है। एक बार जो खाना सड़ गया वो खाने योग्य बचा ही नहीं, उसके ऊपर अलग अलग तरीके से वो सड़ जाता है। ये आपका कुछ इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, ये आपका बिल्कुल साफ तेल होता है जो आप खाना ताज़ा ताज़ा बनाते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने के बाद यही तेल कुछ इस प्रकार का गंदा हो जाता है और खाना आपका कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाता है। आप लोगों ने देखा भी होगा, ये तो आप लोगों को नॉर्मली आप 3-4 दिन खाने के रोके, 3-4 दिन बाद आपका खाना सड़ जाता है। तो वह किस कारण होता है, विकृत गंधिता या फिर रेंसिडिटी के कारण होता है। अब खाने को सड़ने से बचाने के लिए हम लोग अलग अलग विधियां अपनाते हैं आपका, ताकि खाना ऑक्सीडाइज ना हो जाए, जो वसा और तेल जो है वह जो है विकृत गंधित ना हो जाए। इससे बचाने करने की कुछ विधियां हैं। क्या क्या विधि है? सबसे पहली, वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट डालने से इसे विकृत गंधित होने से बचाया जा सकता है। आपका कोई भी वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ है उसके अंदर क्या डाल दीजिए, एंटीऑक्सीडेंट डाल दीजिए। एंटीऑक्सीडेंट मतलब एक ऐसा पदार्थ जो कि ऑक्सीजन का उल्टा हो, मतलब जो ऑक्सीजन को भगाता हो, वो उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही ना करने दे, तो ऐसे पदार्थ को हम एंटीऑक्सीडेंट बोलते हैं। और कभी भी एंटीऑक्सीडेंट अगर हम डाल देते हैं वसा एवं तेलीय खाद्य पदार्थ में, तो वो जो होता है ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और ऑक्सीडेशन अगर नहीं होगा तो वह विकृत गंधित भी नहीं होगा। दूसरा तरीका, खाद्य पदार्थों के पैकिंग के समय बर्तन से ऑक्सीजन गैस को हटाकर नाइट्रोजन गैस से भरा जाता है, इससे विकृत गंधिता होने से बचाया जा सकता है। आप सब लोग आपका लेस के या फिर किसी भी चिप्स वगैरह के पैकेट लेकर आए होंगे, उसके अंदर आपने देखा होगा चिप्स इतने से निकलते हैं, हवा इतनी सारी होती है। वो हवा नहीं होती है, वो होती है आपकी नाइट्रोजन गैस। ये नाइट्रोजन गैस भरी जाती है किस लिए, ताकि आपका जो खाद्य पदार्थ है वो विकृत गंधित ना हो जाए, क्योंकि नाइट्रोजन जो है एक एंटीऑक्सीडेंट गैस है। तो इसको डाल दिया जाता है, वहां से ऑक्सीजन निकाल दिया जाता है उस पैकेट में से पूरे रूप से, और उसमें क्या भर दिया जाता है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। और नाइट्रोजन गैस भरने के बाद वो जो है खाना खराब नहीं होता। यही वजह होती है जो पैकेट जो टंगे रहते हैं दुकानों पर, ये महीनों महीनों टंगे रहते हैं, फिर भी इसके अंदर का खाना खराब नहीं होता है। जबकि अगर हम लोग खुला वही चीज लेकर आए तो मुश्किल से 3-4 दिन में वो सील भी जाता है और कुछ दिन बाद वो खराब भी हो जाता है। तीसरा तरीका होता है, उपचयन की दर को कम करने के लिए वायु मुक्त बर्तन में खाद्य पदार्थों को रखने से विकृत गंधित होने की दर को कम किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम लोग, खाने को एयर टाइट कंटेनर्स में रख सकते हैं। आप लोग लंच लेकर जाते हैं, लंच कैसे होते हैं, एक तरीके से लंच के अंदर जो चूड़ी होती है, उसके अंदर चूड़ी होती है, वो क्या करती हैं, हवा को अंदर जाने से रोकती हैं। उसका काम ही क्यों किया जाता है ऐसा, ताकि जो है ऑक्सीजन अंदर ना जाए, और जब ऑक्सीजन अंदर नहीं जाएगी तो खाना विकृत गंधित नहीं होगा, इससे दर कम हो जाती है। चौथा क्या होता है, खाद्य पदार्थों को विकृत गंधिता से बचाने के लिए ऊष्मा एवं प्रकाश से दूर रखा जाता है। किसी भी खाने पीने की चीज को किससे दूर रखो, ऊष्मा एवं प्रकाश से।
पांचवा होता है खाद्य पदार्थों को विकृत गंधता से बचाने के लिए एवं उसकी दर को कम करने के लिए रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है। पांचवा और सबसे कॉमन तरीका जो हम लोग अपनाते हैं वो क्या होता है, विकृत गंधता से बचाने के लिए हम लोग खाने को किस में रखते हैं, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, अपने फ्रिज में रखते हैं, जिससे आपका खाना खराब नहीं होता है। तो ये कुछ ऐसे बचाव होते हैं जिनके थ्रू हम लोग खाने को खराब होने से बचा सकते हैं या फिर उसको विकृत गंधित होने से बचा सकते हैं।